स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी चलाना कैसा है या एक्सपोर्ट बिजनेस चलाते कैसे हैं और क्या गलतियां या नॉर्मली क्या चीज़ें गलत हो सकती है बिजनेस में। काफ़ी लोगों को ये होता है कि हाँ, सुने तो होंगे ऑब्वियसली कि पैसे के बिना एक्सपोर्ट हो सकता है या आप अकेले शुरू कर सकते हो, घर से ही शुरू कर सकते हो। देखो, कुछ हद तक चीज़ें ठीक भी है, कुछ हद तक मैं मान भी लेता हूँ। अगर कुछ हद तक ये भी होगा कि अगर आपके पास कुछ क्वालिटीज़ नहीं है जो एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए चाहिए होगा, और ये भी अगर हम बांटोगे डिपार्टमेंट के हिसाब से तो काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो आज हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या चीज़ें आपको फिगर आउट करना होता है। देखो, नॉर्मली अगर आप ये सोचोगे कि ये एक अकेले का शो है, मैं खुद ही शुरू करूंगा, मैं सब कुछ मैं खुद ही मैनेज करूंगा, तो ये शुरुआत के लिए जब तक आपके पास पैसे नहीं आए हैं या पैसे है नहीं, तो अभी कोई और ऑप्शन तो है नहीं आपके पास कि मेरे पास पैसे भी नहीं है ना, अभी मैं एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा कैसे। तो तब तो कोई ना किसी को सैलरी पे रख सकते हो ना कुछ चीज़ें हो सकती है। बट एक ज़्यादा दिन अगर ये एक हजलिंग गेम बन गई ना, तो अगर सब कुछ आप ही संभाल रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो इसका फेल्यूर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये अगर एक प्रॉपर सिस्टम आपके यहाँ पे नहीं है कि सब कुछ आप कर रहे हो, तो एक ऑर्डर मिल गया, उसके पीछे लग गए, तो ऑर्डर फिलफिल हो गया, तो फिर दोबारा दूसरे ऑर्डर के लिए। मगर इसके बीच में आपका सेल्स का पाइपलाइन हो गया या लीड का जो फॉलोअप्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों का एक साइकोलॉजी होती है, जैसे ही ऑर्डर मिल गया तो बात खत्म। तो तब क्या हो गया कि खुशी मना दिया और जो भी एक्सपोर्ट करना है वो कर दिए, और उसके बाद क्या, अगली ऑर्डर भी तो चाहिए। अभी अगली ऑर्डर कब आएगी, जब दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जो जो काम आपने किया हो, ईमेल हो, कॉल हो, या जो भी चीज़ें आपने कैंपेन के लिए किया होगा, वो दोबारा करना होगा। या उसके बीच में कहीं पे गैप आ गई होगी, जो कम्युनिकेशन थी, किसी ने बोला था, इंटरेस्ट दिखाया तो था, मगर आप एक ऑर्डर आ गया, उस चक्कर में दूसरा ऑर्डर आपने फॉलोअप ही नहीं किया। तो ये सारे गैप जो आते हैं ना, तो ये आपके लिए खड्डे बनते जाएंगे। आज नहीं तो कल आप इसमें गिरोगे, राइट। तो यहाँ पे मेनली अगर आप एक रिपीटेड स्ट्रक्चर बनाते हो, एक प्रॉपर बिजनेस अगर आप चाहते हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के एक्सपर्टीज, प्रॉपर डिपार्टमेंट अगर आप मैनेज नहीं करोगे, तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है। काफ़ी शुरुआत के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि आप अकेले शुरू करोगे, मगर जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा, आपके पास थोड़ा भी पैसे अगर इकट्ठा होता है या कोई पार्टनर के लिए आ सकता है, तो फिर आप उसको इकट्ठा करके आप काम करना शुरू करो। तो यहाँ पे मेनली क्या चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। एक तो पहली सिस्टम है, जब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो बड़ा रिस्क है अगर थोड़ी भी गलतियां हो जाती है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें मुझे पता है, ये वाली गलत फैमिली में रहने से अच्छा कि कम से कम ये बताया करो कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पता करना है, और कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। जो नहीं पता है उसको पता कर सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत पता है तो उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, और उसके बाद आप चीज़ें काम में लेके आ सकते हो। मगर ये सब कुछ आप खुद करोगे, नहीं हो पाती है नॉर्मली, क्योंकि इतने ही घंटे सबके पास होते हैं। अभी मुझे टाइम ज़्यादा करना है, तो जैसे मैंने टीम हायर कर रखी है, तो वो उनके काम जो होता है ना, वो मेरे लिए टाइम बढ़ा देता है। देखो, पैसे आप तभी बड़ा कर सकते हो जब आप टाइम बड़ा करोगे। अभी मेरे पास 24 आवर्स है, अभी 24 आवर्स में कितना भी मैं काम कर लूँ, मुझे सोना भी है, बॉडी रिकवरी भी देखनी है, हेल्थ भी देखना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। साथ ही साथ अगर मुझे इसका डबलिंग करनी है, इसका मल्टीपल्स करना है, तो मुझे ऑब्वियसली टीम चाहिए। तो उसमें बड़े, क्योंकि देखो एक होता है कि बड़े पैसे कमाने के लिए पैसे भी लगानी भी पड़ते हैं, और यहाँ पे डेडलाइंस होते हैं, लीगैलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको थोड़ी भी दिक्कत कहीं पे भी आ जाता है ना, दो बिजनेस में, आप किसी को पूछने के लिए आपके पास कोई है नहीं, आप पूरा सिंगल आर्मी चला रहे हो, सेल्स भी आप खुद कर रहे हो, लॉजिस्टिक भी, कंप्लायंसेस भी, फाइनेंस भी, कस्टमर केयर का जो सर्विसेज है, ये सारे अब अकेले करने लगोगे ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अगर एक मल्टी लाइक हॉस्पिटल कंपेयर करोगे, जस्ट डॉक्टर्स ही है, बस एक ही डॉक्टर है, वो सारा सब कुछ वो खुद ही कर रहा है, राइट। ये नॉर्मली ये फंक्शनैलिटी में दिक्कत आ सकती है। अगर आप देखो वहाँ पे नॉर्मली स्पेशलिस्ट होते हैं जो हर एक फंक्शंस के लिए होते हैं, हर एक काम के लिए लगता है। तो कोर डिपार्टमेंट्स एक्सपोर्ट बिजनेस में एक्चुअली होता कैसा है, अगर हमारी टीम में भी अगर आप काम चेक करोगे, तो नॉर्मली प्रोसीजर्स क्या होती है। अभी सीईओ है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो विजन, ग्रोथ, स्ट्रैटेजी, इस पे काम होता है। सो ऑपरेशंस हेड है, जो लोग डे टू डे ऑपरेशंस जो होती है वो मैं संभालते हैं। फाइनेंस हेड होते हैं, जो कंपनी के कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर्स है, पेमेंट्स आने वाले हैं या पेमेंट जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करती है। तो मैं जेबी एक्सपर्ट्स में सीएमओ पोजीशन पे हूँ, जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग,
इंटरनेशनल लीड जनरेशन, ये सारा जिम्मेदारी मेरी होती है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई ब्रांड डेवलपमेंट करते हो या बिजनेस डेवलपमेंट करते हो तो ये नॉर्मली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। इसमें नेक्स्ट मेन बेसिक ऑक्सीजन ऑफ द कंपनी क्या होता है, जब तक आपको नया लीड नहीं मिलता या नया बिजनेस नहीं आता तब तक आपको सांस नहीं आने वाला है, आपके बिजनेस में गिरावट शुरू हो जाती है या ग्रोथ ही नहीं मिलता है, राइट। तो उसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ढूंढना, फिर उनसे नेगोशिएट करना, फिर उनके साथ डील क्लोज करना। तो ये मेन इंटरनेशनल सेल्स टीम का काम होता है। अभी क्या जेबी एक्सपर्ट्स खुद के लिए करता है? नहीं, हम खुद के लिए तो नहीं करते हैं, बट हम लोग आपके लिए करके देते हैं। नॉर्मली जो भी कंपनीज होती है ना, जो भी कंपनीज के लिए हम लोग एज अ सेल्स एक्सपोर्ट डिवीजन हम काम करते हैं, तो उनके लिए सब ये काम होता है। तो अगर आप देखो कि अगर आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप, आप प्रोफेशनल अप्रोच नहीं कर पाते हो या आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करे या उनसे क्या बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करनी है, क्या चीज़ें बताना है, क्या चीज़ें नहीं बतानी है, तो ये सारी चीज़ों में क्या अगर दिक्कत होता है तो ये चीज़ें आपकी सेल्स टीम या बीडी टीम आपको हैंडल करेगी। अगर आपके पास नहीं है तो फिलहाल आपको करना पड़ेगा। अगर आप भी नहीं करना चाहते तो फिर आपको बाकी ऑप्शंस देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है जो ट्रेंड्स है। आज के टाइम ट्रेंड्स काफ़ी जल्दी चेंज होती है। कल तक कुछ चल रहा था, अभी वो नहीं चल रहा, अभी परसों तक कुछ और नया आ जाएगा। तो ये ट्रेंड जो आज के टाइम पे काफ़ी फास्ट शिफ्ट होती है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर कॉम्पिटिटर्स का देखना पड़ेगा कि कितने सारे कॉम्पिटिटर्स आज के टाइम पे नए मार्केट में उतर रहे हैं, और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या प्राइजेस है, क्या ऑफर्स दे रहे हैं, क्या चीज़ें वो इम्प्रोवाइज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बायर की क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग ये आते हैं, सर एक बार ये बायर जेन्यून है क्या, चेक करके बताइए। उसमें 15-20 हज़ार तो चला ही जाता है चेक करके, उनको प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री या उनका डिफॉल्ट हिस्ट्री जो भी निकालना है। तो क्या होता है ना, ये सारे काम करके आपको बायर जेन्यून है ये चेक भी करना है, और साथ में बायर से नेगोशिएट भी करनी है, और डील भी क्लोज करना है। ये पूरा एक डिपार्टमेंट का या कम से कम 2-3 लोगों का पूरा इकट्ठा एफर्ट लगेगा अगर आप प्रोजेक्ट प्रॉपरली मैनेज करते हो। क्योंकि एक तो टाइम जोन है, तो अभी इंडिया में जैसे ही सुबह हुई रात हुई, और बाकी जगह उल्टा है कि कहीं पे यहाँ पे सुबह है तो वहाँ पे रात है। तो अभी उस टाइम में भी कोई और चाहिए, क्योंकि फॉलोअप्स उनके टाइम जोन पे रहता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर हम कस्टमर्स हैं तो नॉर्मली ऐसा होगा कि हमारे टाइम में कोई भी अपना मीटिंग बुक करेगा, वो नाइट शिफ्ट करेंगे। अगर ऐसा होता है कि अगर हम किसी क्लाइंट के लिए ढूंढ रहे हैं तो हम उनके टाइम के हिसाब से काम करेंगे। अभी आपको रात भर जागना है तो सुबह तो ये हो नहीं पाएगा, तो आप अकेले कितना कर लोगे? तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर टीम के बिना आप करना चाहते हो 1 या 2 दिन के लिए, जब तक आप थक नहीं जाओगे तब तक कर सकते हो, मगर ये लंबा स्ट्रैटेजी आपका बन नहीं पाएगा, उतना ध्यान रखिए। इसके बाद आ गया कि चलो एक बार नेगोशिएट हो गया, सारा डील समझ में आ गया, अग्रीमेंट भी होगी, सारे पेमेंट भी, एडवांस पेमेंट भी आ गया, सब कुछ हो गया। अभी मेरा ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक तो संभालना है। अभी मुझे मटेरियल मंगवानी है, क्वालिटी चेक होना है, पैकेजिंग होना है, फिर वो होना है। तो अगर ये करोगे तो ये कब करोगे? ये तो रुक जाएगा तब, अगर आप अकेले कर रहे हो। अगर ये दूसरा टीम ही कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम का सिर्फ अपडेट लेते रहिए, बस आपका काम चलता रहेगा। अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो टारगेट बढ़ाइए, टारगेट कम करिए, मोटिवेट करिए, काम चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो टीम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कहीं पे दिक्कत आ रहा है, तो सीधा आप कॉल पे आ जा सकते हो कि अगर आपको चीज़ें पता है, राइट। तो ये मेरी डिपार्टमेंट है, तो मुझे पता है कि कैसे काम होता है। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है तो हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग फील्ड में उतर जाते हैं। मगर आपको नहीं पता तो फिर आप उतर के क्या करोगे? अगर आपके पास काफ़ी अच्छी टीम भी नहीं है तो भी क्या करोगे? सैलरी तो जाने वाली है, 100% सैलरी तो जाएगी। देखो क्या है ना, इंडिया में जब तक आप सैलरी का वो मतलब जितना काम किया है उतना सैलरी अगर आप नहीं दोगे तो लीगैलिटीज़ वगैरह चीज़ें तो आ ही जाती है। और दूसरा वो है ना कि उनकी मेहनत तो लगाया उन्होंने, किसी से मेहनत से कोई मतलब नहीं है। मगर सही में अगर मैं बोलूँ कि काफ़ी लोगों को क्या होता है, सर आपने कितना मेहनत किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऑर्डर मिला या नहीं मिला इससे ही मतलब होता है, राइट। मगर क्या होता है कि क्या ऑर्डर बिना मेहनत मिलेगा? ये सोचने वाली बात है। देखो हम लोग बोलते हैं ना कि फ्यूल, अभी पेट्रोल हम डलवाते हैं, दिखता तो है नहीं किसी को। गाड़ी दिखती है, इंटीरियर दिखता है, एक्सटीरियर दिखता है, कलर दिखता है, सब कुछ दिखता है। मगर पेट्रोल के बिना क्या गाड़ी चल सकती है, या डीजल या जो भी फ्यूल है, राइट। काफ़ी लोग स्मार्ट लोग हैं, नीचे लिख देते हैं कि हाँ सर बैटरी से चल सकती है, ठीक है बैटरी से चलेगी, मगर कुछ तो चाहिए उसको। मगर क्या वो मेन चीज़ है दिखने के लिए? नहीं, वो चीज़ें तो दिखता नहीं है।
कितना पेट्रोल है, कितना फ्यूल है, कौन सी बैटरी लगी हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मेहनत से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हमेशा क्या होता है, सारी चीज़ें स्पेशली बीडी एंड सेल्स टीम में, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट दुनिया से निकल के आया हूँ, मुझे भी पता है कैसे काम होता है। वहाँ पे आपका मेहनत कितना दिन रात आपने काम किया, जितना मेहनत से काम किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या मैटर करेगा कि रिजल्ट है, ऑर्डर क्लोज हुआ, डील क्लोज हुआ, नहीं हुआ, बस इससे ही मतलब होता है। मगर एक चीज़ आप इतना ध्यान में रखो कि एज अ फाउंडर, एज अ कंपनी ओनर, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये आपका टीम है, उनका मेहनत आपका मेहनत है। कभी भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बिना टीम का एफर्ट, बिना गाड़ी का फ्यूल, आपका गाड़ी नहीं चलेगी। आपको मेहनत करोगे तभी वहां तक पहुंचोगे जहां पे आपको पहुंचना था। ऑर्डर्स ऐसे ही नहीं आता है, लकी फैक्टर कोई नहीं होता है। आप मेहनत करते रहोगे, ऑर्डर इंक्वायरी करते रहोगे, मार्केट में बताते रहोगे, तभी आपको इंक्वायरीज या ऑर्डर्स आने चांसेस हो सकते हैं। और उसमें हजारों कंपोनेंट्स और इन्फ्लुएंस होंगे, बट ये एक मेन तरीका है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो कि नहीं नहीं ये सेल्स डिपार्टमेंट, काफ़ी लोगों का क्या है ना कि प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। प्रोडक्ट में तो ध्यान जाना ही चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर आप जब तक प्रोडक्ट डेवलप करके, पैकेजिंग डेवलप करके, सब कुछ करके मार्केटिंग तक जब आते हो ना प्लेसिंग के लिए, तब तक आपका पूरा पैसा या आपका टाइम और आपका एनर्जी खत्म हो चुका रहता है। अगर इतना तक आपका एनर्जी खत्म हो गया तो ऑर्डर जनरेट कैसे होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा। तो वहाँ पे आपका पैसे भी नहीं बचे हैं, आपकी काफ़ी कुछ ब्रांडिंग में खर्चा हो गया, सब कुछ हो गया, बट एंड ऑफ द डे आप कभी भी ये नहीं सोच पाए कि अभी मैं बायर को कैसे बताऊंगा। मार्केटिंग का खर्चा हो सकता है, लीड जनरेशन का खर्चा हो सकता है, लीड मॉनिटरिंग का खर्चा हो सकता है, लीड नर्चरिंग का खर्चा होता है, फॉलोअप का होता है। मेन तो सारे के सारे तो वन टाइम है, ऊपर का फॉलोअप में लगता है आपका मेन पैसा। आपको जितना कॉल करना है, जितना इंटरनेशनल कॉलिंग की खर्चा आ सकती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, राइट। तो कभी भी अगर आपने इंटरनेशनल कॉलिंग शुरू किया है तो आपका बिल एक बार देख लेना, जितना बिल पहले आ रहा था अभी कितना आने लग गया, तो वो फर्क आएगा आपको, राइट। तो ऑपरेशन में तो नॉर्मली आपका शिपिंग हो गया, कंटेनर बुकिंग हो गया, फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया, इसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस हो गए। बाकी अगर पैकेजिंग में कहीं पे एरर आ गया, क्योंकि मटेरियल भी तो चाहिए ना, पोर्ट तक सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, कंटेनर सही टाइम पे आना चाहिए, लोडिंग सही टाइम पे होना चाहिए, और सब कुछ हो गया तो गेट जब क्लोज होगा उससे पहले ही मुझे पहुंचना चाहिए और वहाँ पे सारी प्रोसेस खत्म होना चाहिए। अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत डिले चल रही है, अगर वो बफर नहीं है, तो कट टू कट आप चल रहे हो, तो फिर आपका कंटेनर शायद रुक जाएगा, वेसल निकल जाएगा। वेसल का मतलब शिप, तो शिप निकल गया, कंटेनर यहाँ पे रह गया, तो अगले लॉट पे अलॉट होगा, तो ये सारे खर्चे आपको पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और कस्टम्स और डॉक्यूमेंटेशन, ये तो मेन पेपर वर्क है। थोड़ी भी गड़बड़ी यहाँ पे लाइसेंसेस, डॉक्यूमेंटेशंस, कंप्लायंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, काफ़ी लोग आजकल इतने महारथी हैं जो बिना डॉक्यूमेंटेशन समझे कि उन्होंने इंपोर्ट के लिए पैसे दे दिए कुछ मार्केट्स में, तो अभी वो है कि उस रेगुलेशन का डॉक्यूमेंट है नहीं उनके पास, अभी आपने पैसे दे दिए तो आपका बिजनेस कैसे बन पाएगा? इंपोर्ट करना है तो ये सोच के करो कि इंडिया में क्या रूल्स लगेगी, इंडिया में इंपोर्ट हो भी सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही आपको आइडेंटिफाई करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ हमारी हेल्प लीजिए, या कोई जानकार है जो आपको मदद कर सकता है उनका हेल्प लीजिए, जो इंपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो बता पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते, हमारे पास तो ऑप्शंस है, हम तो पूरा कंसल्टेशन कंपनी खोल के बैठा है, तो आपको कहीं पे भी मदद चाहिए होगा तो हम दे देंगे। मगर बिना कुछ समझे आप किसी को पैसे दे दोगे, एडवांस दे दोगे, फिर उसके बाद काम नहीं आ पाएगा, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आज के टाइम पे बड़े भी ये मुश्किल होती है कि जब आपने पेमेंट्स कर चुके हैं, उसका कोई भी अग्रीमेंट में रिफंड का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपके पैसे चले गए, क्योंकि उसके पास तो सर्टिफिकेट है नहीं और इंडियन गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट दे नहीं रहा और उसका एलिजिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर आप तो उसके माल ही नहीं मंगा सकते। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि उसके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपको डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते। और काफ़ी बार ये भी लगता होगा कि आपको जब भी आप बायर से बात करते हो तो वो पहले ही बोलते हैं क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? अरे यार ये अभी तक कुछ बात ही नहीं किया, अभी ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है, क्योंकि उनका प्राइमरी उनको पता है कि ऑलरेडी वो फंस चुके थे पहले। अभी उनको पता है कि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास सारे लाइसेंसेस हैं तभी वो बात करेंगे, वरना कोई बातचीत नहीं होने वाला है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर अभी आपको क्यों डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी तो डील वील नहीं आया। अरे डील नहीं आया ठीक है, डील आने के लिए तो डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बिना क्या होगा? आपका कोई अप्रूवल ही नहीं है, आपका कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, और आप अभी बेचने निकले हो, और क्या पता कि आप बेच भी पाओगे या नहीं, तो ये दिक्कतें आती है।
प्रॉमिस करना एक बात है, फुलफिल करना अलग बात है। अगर आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो फिर ज़्यादातर आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे एडवांस चाहिए, मुझे 100% एडवांस चाहिए, मुझे 50% एडवांस चाहिए, मुझे 30% एडवांस चाहिए। एडवांस का मतलब पैसा होता है, पैसे का मतलब भरोसा होता है। अगर दोनों तीनों चीज़ें लाइन में नहीं है, पहली बार काम कर रहे हो, एडवांस भी मांग रहे हो और आपका डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक ठाक नहीं है, आपका कोई क्रेडिबिलिटी चीज़ें ही नहीं है, तो फिर क्या ही भरोसा बैठेगा आप पे। तो ये आपको देखना है कि कैसे इसको संभाल सकते हो, राइट। इसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट और क्वालिटी, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपका यहीं पे बनेगा। एज अ एक्सपोर्टर आपका जिम्मेदारी क्या है, सही माल सही जगह पहुंचाओ। अगर सही माल आपको खुद ही नहीं पता कि क्या सही माल हो सकता है, अगर आपने सप्लायर ने धोखा दे दिया, आपने प्राइस ठीक से नेगोशिएट नहीं किया, 4 रुपए बेच रहे हो, 3 रुपए ले रहे हो और बीच में 1-2 रुपए तो लॉजिस्टिक में चला जाएगा, तो फिर आपके लिए क्या बचने वाला है। देखो, मैं कोई भी प्रोडक्ट में जब रेकमेंड करता हूं तो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों का ये सवाल होता है, सर इतना तो मुझे डोमेस्टिक में मिल रहा है। ठीक है, अगर डोमेस्टिक में मिल रहा है तो एक बार मिल रहा होगा, 2 बार मिल रहा होगा, या वॉल्यूम का भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो क्या होता है ना, डोमेस्टिक मार्केट में एक हद तक मैं ये बोल सकता हूं कि भले ही कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, मगर कभी वॉल्यूम नहीं मिल रहा। अभी कंपनी, क्या मैं सिर्फ इतने किलो बेचने के लिए बैठा हूं जिंदगी भर के लिए, या मैं इससे बड़ा कंटेनर के तक मैं पहुंच सकता हूं। अभी किसी को लगता है नहीं नहीं, मेरा कंटेनर के हिसाब से कोई सीन ही नहीं है, मैं तो थैली में बेचने के खुश हूं, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ द लक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा करते रहिए, थैली में बेचते रहिए, जितना बड़ा बनना है उतने में थैली में बड़े बनिए। मगर आपको जब एक्सपोर्ट करोगे तो वॉल्यूम एक बहुत बड़ा गेम होता है। आपको शायद नहीं पता कि भले ही वो 2 रुपए कमा रहे होंगे पर केजी, अगर आप 5 केजी बेच रहे हो और 5 लाख केजी बेच रहे हो तो उसमें कितना फर्क आ गया वो आप देख सकते हो। तो आप बेसिक कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो फायदा वॉल्यूम में ही है। जब आपको चावल अगर आप बेचोगे तो कभी कभी हो सकता है 1-2 रुपए का ही मार्जिन हमें मिले, वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तो काफ़ी बार कम ही होता है। तो 1-2 रुपए का मार्जिन अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मैं 50 केजी बेच रहा हूँ या 5 केजी बेच रहा हूँ, जैसे हम घर पे लेके आते हैं 2 किलो 3 किलो 5 किलो वाला, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 5 किलो 6 किलो बेच रहे हैं, हम तो लाखों में बेचेंगे ना। जब लाखों में बेचेंगे तो उसका 1-2 रुपए का कितना फ़ायदा हो जाएगा, तो उतना ही तो कॉस्ट तो रहेगी। और बाकी जो रिस्क फैक्टर्स है उसको हम मिटिगेट तो कर ही सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम तो बैठे ही हैं, हम आपके लिए मदद कर देंगे, राइट। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने किसी को बोला हुआ है कि सर आप ये पैसे हमें दीजिए और आपको ये क्वालिटी देंगे, अगर उसमें कहीं गड़बड़ी होती है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके सप्लायर आपने आपको धोखा दे दिया, मगर आप तो अभी बायर को धोखा नहीं दे सकते, आपको कैसे भी करके देखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली कि सप्लायर को कैसे मैनेज करना है, या मैन्युफैक्चर के साथ, अगर मैं मर्चेंट ट्रेडर हूँ तो मैन्युफैक्चर के साथ क्या अग्रीमेंट होना चाहिए और मैन्युफैक्चर का क्या भरोसा है मैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अगर कंप्लायंसेस मीट नहीं हो रहे हैं, क्वालिटी मीट नहीं हो रहा है, तो आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा ईमानदारी बायर के साथ कि भैया देखो क्या हो गया कि ये चीज़ें गड़बड़ी हुई है और ये मुझे फिक्स करना था, ये हुआ नहीं, तो मैं आपका पैसे वापस कर रहा हूँ। ये शायद बायर आपके पास वापस आ भी जाएगा। अगर आपने उसके पास धोखाधड़ी करके या क्वालिटी आपके साथ चीटिंग हुआ है इसके नाम पे, आपने भी उनके साथ गड़बड़ी करी, तो फिर वो कभी आएगा नहीं और जो लीगल केस बनेगी वो अलग से बनेगा। और कंप्लायंसेस और लीगैलिटीज, आज के टाइम पे काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है जीएसटी का क्या कंप्लायंसेस है, आईसी का क्या कंप्लायंसेस है, एफएसएसआई का क्या कंप्लायंसेस है, बीआईएस का क्या सीन है, और बाकी रेगुलेटरी फुलफिलमेंट्स क्या करना है। एक बार मैंने लाइसेंस बना दिया, सर हो गया, मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आ गया। अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आ गया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सब कुछ आपका ठीक हो गया। ये सारे जीएसटी अगर आप जैसे फाइल करोगे तो उसका भी कंप्लायंसेस है। अगर आपने मिनिस्ट्री को, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखी है उसके कंप्लायंसेस और ज़्यादा है। तो अगर जहाँ पे भी आपने कंप्लायंसेस ढंग से मैनेज नहीं किया तो आपका पूरा बिजनेस बैठ जाएगा और उसके पेनल्टीज बहुत कम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहता है अगर आपने कंप्लायंसेस ठीक से मैनेज किया तो थोड़े सस्ते में हो जाएगा। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो इसका पेनल्टी दिन के हिसाब से पड़ते हैं। अगर जैसे दिन के हिसाब से पढ़ेंगे तो एफएसएसआई का आप मान के चलो ना कि अगर सर्टिफिकेट मुझे बनवानी है तो 11,000 12,000 7,000 8,000 में बन जाएगा। अभी जिनको मेरे एक करीबी पार्टनर है उनके यहाँ पे एफएसएसआई के कंप्लायंसेस में कुछ इशू आया था, पता नहीं क्या हुआ है, बट उनके हिसाब से अभी एफएसएसआई वालों ने उनको नोटिस भेजा 1.8 लाख का, मतलब 2 लाख के करीब करीब उन्होंने टैक्स की, मतलब कंप्लायंसेस ना करने की वजह से उन्होंने पेनल्टी रिपोर्ट भेजी हुई है। तो अभी 1.8 उनको पे करो, फिर बाद में अपना एफएसएसआई रिलीज करो, फिर दोबारा काम शुरू करो। अभी 2 लाख का पेनल्टी क्यों लगा? क्योंकि एफएसएसआई का कंप्लायंसेस उनको पता नहीं था।
अभी उन्होंने तो बना दिया, फिर बैठ गए, मेरा तो सर्टिफिकेट आ गया सर। देखो, हर एक सर्टिफिकेट का अपना ही कंप्लायंसेस है, अपना ही रिटर्न्स फाइलिंग होता है, अपना ही कंप्लायंसेस मैनेज करना होता है। जीएसटी में तो मेनली आपको महीने भर में 2 फाइलिंग होना ही होना है। अगर ऐसा कोई भी मदद चाहिए होगा तो हम बैठे हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद नहीं आता तो कम से कम आप अपने सीए से बात करिए। अगर काफ़ी बार ये होता है कि थोड़े बहुत सीए भी महारती होता है, मतलब आपने टायर 2 या टायर 3 सिटी पे हो, मेट्रो सिटी में थोड़ी बहुत ठीक है, थोड़े नॉलेजेबल सीएज मिल जाते हैं, वरना तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर ये टायर 2 या टायर 3 सिटी में थोड़ा बहुत वो चल जाएगा वाला सीन पे चल रहा है तो थोड़ा देख लीजिए। अगर उनको नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए, हम उसमें मदद कर देंगे। दूसरा आता है लीगैलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स करना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना, ग्लोबल कंप्लायंसेस जो है वो मैनेज करना। काफ़ी बार काफ़ी लोगों को क्या होता है कि अग्रीमेंट साइन कर देता है, पढ़ा था अग्रीमेंट? नहीं सर, मैंने अग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं। अरे, पढ़ के ही तो साइन करना होता है, ऐसे थोड़ी ना कि आप अग्रीमेंट साइन कर दोगे। कोई सेल अग्रीमेंट हो गया या सप्लायर अग्रीमेंट हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि वो कंडीशंस आपके फेवर में है या नहीं है। ये चीज़ें कैसे पता चलेगी? आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा या एक्सपर्ट्स को दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारी खुद की लीगल फॉर्म भी है, तो उसमें भी अगर आप मदद चाहिए उसमें भी आप ले सकते हो। कस्टमर सपोर्ट, ये तो मेन है कि भैया मैंने तो एक बार इंक्वायरी आई, मैंने कोटेशन भेजा और ऑर्डर आ गया, मटेरियल भेज दिया, बात खत्म। जब तक रिपीटेड ऑर्डर्स आपको नहीं आएंगे तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। आपके पास ज़्यादा कब होता है? जब एक आ रहा है, वो तो आ ही रहा है, उसके साथ नए भी आ रहे हैं, तभी तो ज़्यादा होगा ना। वरना एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, फिर एक आया, फिर दूसरा गया, ये तो कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ही नहीं है। आप तो 5 लाख पहले भी कमा रहे थे, आज भी 5 लाख ही कमा रहे हो। वो 5 से 50 और 50 से 5 करोड़ तक कम पहुंचने वाला है। जब आप एक क्लाइंट को रोकोगे, वो आप ही के पास रहेगा, रिपीटेड ऑर्डर्स वो देगा, उसके ऊपर नए क्लाइंट्स भी आएंगे। वरना बाल्टी ऐसी है कि उसमें तो छेद है, जितना पानी ऊपर से भर रहे हो नीचे से निकल ही जा रहा है, तो फिर क्या ही बिजनेस कर लोगे। तो चक्कर मेहनत उतना ही लगा रहेगा, मगर कमाओगे भी उतने ही, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो बायर को हैंडल करना, उनके कंसर्न्स जो है, उनको अगर ऑनलाइन ट्रैकिंग में दिक्कत आ रहा है या रिपीटेड ऑर्डर्स में मदद चाहिए, तो ये आपको पूरा कस्टमर सपोर्ट आपको रखना पड़ेगा। एक, करेंट कस्टमर का सर्विस देखो। दूसरा, जो नया कस्टमर्स है। हाँ, काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि कुछ टेढ़े मेढ़े कस्टमर्स में मिलते हैं। अभी कस्टमर का ये सिचुएशन है कि आज के टाइम पे उनको अच्छा भी चाहिए, पैसे भी खर्चा नहीं करना है और सुनाना भी है। तो काफ़ी बार ये होता है कि कुछ लोग आपके लिए बने नहीं हैं, तो क्या होता है कि हाथ जोड़ो, मना करो, भैया रहने दो। क्योंकि क्या होता है, अगर एक टेढ़ा कस्टमर आपके सिस्टम में आ गया तो पूरी सिस्टम की रिसोर्सेज उसके पीछे ही सुधारने में लग जाती है, बाकी सारी चीज़ें कया तेल लेने। तो इससे अच्छा क्या है कि हाथ जोड़ के उस क्लाइंट से जितने भी पैसे लिए वापस करो। अगर वो टॉक्सिक क्लाइंट है तो उसको मना करो, क्योंकि कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि सर क्लाइंट मिलना ही मुश्किल है, जो मिला है वही ठीक है। नहीं, कभी कभी आपको नहीं बोलना या मना करना ये भी आना चाहिए। अभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आप सोचते हो कि अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है और ये मिला हुआ है, इसको ऐसे बोलना है, या उसको मना करने में दिक्कत आती है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा हुआ है, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिले हुए हैं जिनसे हमारी बिजनेस बनने से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा अवॉइड करोगे तो बेहतर है। जितना आपका एक लिमिट होता है, 100% अगर आपको क्लाइंट का इंपॉर्टेंस है, आप उनको भगवान मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर भगवान के नाम पे राक्षस को पूजा मत कर लेना, उतना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो उनको हाथ जोड़ के मना करके भेज दीजिए, क्योंकि उनके साथ अगर आप बैठ के काम करने लगोगे, आप दो चीज़ें हैं बिजनेस में, एक गलत इन्वेस्टर या गलत कस्टमर, दोनों नहीं आना चाहिए। दोनों आ गए तो आपका रात का नींद हराम है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग, पैसे आने चाहिए, जाने चाहिए, इन्वॉइसेस, परफॉर्मा इन्वॉइसेस, रीनेगोशिएशन, रिकोटेशन, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। और दूसरा मेन चीज़ है, तो यहाँ पे झटका लगेगा जब फॉरेक्स मैनेजमेंट करना है। अगर बैंक के लिए चले गए तो बाकी चीज़ें कौन करेगा? अभी ये भी तो है ना कि बैंक का काम भी करना है, कंप्लाइंसेस भी मैनेज करना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। उसके ऊपर आज के टाइम पे डिजिटल के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। लोग जितना ऑनलाइन में बैठ के देखते हैं उतना तो कहीं और नहीं आके देखते हैं। ट्रेड शो में साल में एक बार होगा, मगर सोशल मीडिया तो दिन भर में देखते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहा, आपके बारे में कुछ बातचीत नहीं हो पा रही, तो फिर क्या ही फायदा है। तो ये वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, लीड जनरेशन की कैंपेन हो गई, या कंटेंट राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करना है। अगर सर ये तो बिना भी चलेगी, अगर बिना चलती तो मेरे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होते हैं।
मैं आपको नहीं बोल रहा होता कि ये करो, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमारा तो हो ही रहा है। हम लीड भी जनरेट कर पा रहे हैं, सप्लायर्स भी जनरेट कर पा रहे हैं, बिजनेस यहाँ से एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं, इंपोर्ट भी करवा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें चलती है, तभी तो पैसे बनते हैं। नया क्लाइंट्स आए बिना आपका बिजनेस नहीं बन पाएगा। दिन में हम लोग कम से कम 80-90 क्लाइंट्स को हम एंटरटेन करते हैं, उसके ऊपर 40 से 50 हम लोग इंक्वायरीज जनरेट करते हैं, और उसके सामने कोटेशंस, लीड जनरेशन। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि 100% जो लीड्स आए हुए हैं, जो इंक्वायरीज आई वो कन्वर्ट होगी, उसमें तो आधे से ज़्यादा सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि हाँ क्या रेट मिलेगी, राइट? तो उनको आधे से आधा छोड़ दो। बाकी लोगों में कम से कम हमें सिर्फ डील्स उतनी ही चाहिए जितना हमें कैपेसिटी है फुलफिल करने की। तो सारा लीड लेके बैठ जाऊंगा तो भी मुश्किल है, तो नहीं हो पाएगा, उतना तो कैपेसिटी ही नहीं है। तो मगर जितने लीड्स आ रहे हैं, जितने कन्वर्शंस हो रही है, जितना हमें प्राइस ब्रैकेट में पड़ रहा है, और जितना हम लोग बैक एंड वेरिफिकेशन करेंगे बायर का, तभी वो चीज़ें समझ में आएगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। और आप अकेले ये सारे कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया है यार, आप तो पूजनीय हो, तो आप भगवान मान के चल सकते हैं अपने आप को। सारा परफेक्टली सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली तो है नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कंपनीज को कंसल्ट भी करता हूँ, देखता भी हूँ, और नज़र के सामने उनकी तकलीफें जानता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुश्किल होती है। और दूसरा आता है IT एंड टेक। आज के टाइम पे काफ़ी लोग, ये अंडररेटेड डिपार्टमेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। काफ़ी लोग जो मेंटर्स हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, ट्रेडिशनल वाइज है, जीमेल से मेल कर दो, वो कर दो, ये कर दो। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपको मार खाओगे अगर आपके पास CRM नहीं है। आपको पता ही नहीं किससे बातचीत हुई है, उनको क्या बोलना है, उनको क्या मैसेजेस किए हुए हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक काम करने के बाद ना दूसरे में इंटरवल आ ही जाता है, राइट? अभी बिजनेस डेवलपमेंट आपने किया, लीड आ गया, फिर आपने ऑपरेशन चले गए, ऑपरेशन में काम नहीं हुआ, फिर बाद में प्रोक्योरमेंट करने लगे, तो फिर ये दोनों में गैप आ गया। फिर ऐसे करते करते आपको ना भूल जाओगे कि किससे क्या बातचीत हुई है। अगर आप एक जगह पे उसको डेटा को एंटर नहीं करते हो और आपका पूरा ट्रांसक्रिप्ट वहां पे नहीं होता है, तो फिर बहुत मुश्किल आने वाली है। काफ़ी लोग पेपर या पन्नी पे कहीं पे लिख के रखते हैं कि हाँ इस दिन, कैलेंडर पे लिखते हैं। मैंने एक क्लाइंट को तो मैंने देखा था, उनकी कैलेंडर में ना फ़ोन नंबर्स लिखे हुए थे। सर मैं वही सोचा, अगर ये कैलेंडर कुछ चला गया या उड़ गया या फट गया या कुछ और हो गया तो आपका लीड जितने हैं सर वही है, और सिर्फ नंबर है, उनका नाम नहीं पता। और नंबर से क्या पता चलने वाला क्या बात हुई है? अभी हम आर्यभट्टा वाले रेंज में तो है नहीं ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है डेटा सिक्योरिटी। अभी किसी ने कैलेंडर पे आया, कोई कॉम्पिटिटर आया, कोई बगल वाला आया, पूरा लेके चला गया, तो आप क्या कर लोगे? तो सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ज़्यादातर आज के टाइम में क्या है ना, गधे जैसे टीम को हायर करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों का ना आज के टाइम में AI का दुनिया है। आपको जितना टाइम कम रखोगे और जितना एफिशिएंटली टीम अगर AI यूज़ करेगी तो आपका काम वहाँ पे बन जाएगा। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि आज के टाइम पे भी AI कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या क्या चीज़ों के लिए ऑटोमेशन हो सकती है, क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करना होता है, और अगर इस बंदे ने ये फॉर्म फिल किया तो इसको क्या मेल जाना चाहिए, ये कौन से डिपार्टमेंट में असाइन होना चाहिए, फिर वो डिपार्टमेंट अगर अप्रूव करती है तो किसको क्या मेल जाना चाहिए। कोई मैन्युअली बैठ के नहीं लिखता ये सारी चीज़ें, ये ऑटोमेटिकली असाइंड होती है और अपने आप चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये हो पाता है, ऑटोमेशन फ्लो प्रॉपरली आप मैनेज कर लोगे तो बहुत बढ़िया चीज़। आपको कम से कम इतने सारे डिपार्टमेंट में अगर 25-20 लोग लगने वाले थे, वो आधे से आधा हो जाएंगे। आज के टाइम पे तो नौकरी इसलिए भी जा रही है क्योंकि यही चीज़ की वजह से। ऑटोमेशन करने के बाद, अभी देखो पहले क्या होता था कि हम लोग डेटा के लिए लोगों को बिठाते थे, डेटा एंट्री के लिए। आज के टाइम में हमारे लिए डेटा एंट्री एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ पे अरुण की टीम पूरी एग्जीक्यूशन कर लेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली सारे डेटा फिलअप हो जाएंगे। अगर कहीं पे एरर आ गया, 2-3 मैनुअल हो सकती है तो वो मैनुअली कर देंगे। उसके लिए अभी 20 लोगों के बदले में एक बंदे का काम है। और दूसरी, जब सिस्टम चलती है ना, तो सिर्फ उसके लिए सर्वर और बैकएंड में चाहिए, बाकी उसके लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। छुट्टी भी नहीं चाहिए, मशीन तो चल ही रहे हैं, तो और मैन पावर, सैलरीज, बहुत कुछ बच जाता है। तो ये आपको देखना है कितना अच्छा आप ऑटोमेशन और बाकी चीज़ें कर सकते हो तो बहुत अच्छी है। अगर नहीं आता है तो करवा लो। अगर करने में भी प्रॉब्लम है, करवाने में भी प्रॉब्लम है, तो पूरा आउटसोर्स करके छोड़ दो, राइट? तो यहाँ पे एक अकेला करेगा तो क्या होगा? एक तो ओवरलोड हो जाएगा, ऑफ कोर्स टाइम तो नहीं बचने वाला। एक दिन बैंक गए, एक दिन मीटिंग गए, एक दिन सप्लायर को मिलने गए, दूसरे दिन बायर के साथ बैठे, तीसरे दिन प्रोक्योरमेंट के लिए चले गए। बीच में एक दो गलतियां होती रहती है और आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। सो ओवरलोड एक कम करो, एरर्स कम हो।
अगर इतना हजल करोगे तो ऑब्वियसली गलती तो करोगी, और गलती से क्या होगा, डेडलाइन मिस होगा। जितना भी आपने किसी को बोला था कि ये टाइम के अंदर आप दे दोगे, करवा दोगे, वो मिस हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो भी रिस्क आपका रहेगा कंप्लायंसेस में, वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो जितना कमाई है वही गलती की वजह से आप वापस करते बैठोगे। इससे अच्छा कोई और तरीका आप ढूंढ सकते हो। स्पेशलाइजेशन नहीं है। अभी देखो क्या है ना कि मैं ना बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, क्या मेरी कोडिंग इतनी अच्छी है कि मैं पूरा सॉफ्टवेयर और फॉर्म वगैरह मैं खुद ही डेवलप कर दूँ? नहीं है ना। कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी आती है, कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो फिर मैं क्या करूँगा, जो स्पेशलाइजेशन है, जिसको आती है, उसके पास जाऊँगा, सो इफेक्टिवली काम होगा। वरना क्या होगा, आधा अधूरा काम है, चलाओ जैसा चल जाएगा, राइट। अभी कारपेंटर को मैं बिल्डिंग बनाने दूंगा तो क्या एक बिगड़ लेगा, वो लकड़ी से कर सकता है कुछ भी, मगर वो बिल्डिंग नहीं बना सकता। उसके लिए सिविल इंजीनियर लगेगी, वो मजदूर अलग रहते हैं जो टाइल फिटिंग करेंगे, राइट। तो हर एक का अपना अपना काम है। अगर आप घर का मकान भी बना रहे हो ना, टाइल्स के लिए अलग आएगा, इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग आएगा, प्लम्बर अलग रहेगा, जो इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट बना के देगा वो अलग रहेगा। अभी सब कुछ एक जगह एक बंदे को आप दे दोगे, वो अच्छा तो कर देगा, करके तो दे देगा, मगर अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, उसका एफिशिएंसी गिर जाती है और उसमें गलतियां ज़्यादा हो सकता है। अभी अनाड़ी को लेके फिर क्या ही बोल सकते हैं, राइट। और दूसरा, इसमें स्लो ग्रोथ तो आपको इफेक्ट होने वाला ही है, क्योंकि सब आधे आधे दिमाग वाले बैठ के अगर पूरा चला रहे हैं तो फिर मुश्किल होगी। तो फिर वो वाली बात है। अभी सोचो ना कि आपकी गाड़ी में ना इंजन नहीं है, जो भी बाइक है, स्कूटर है या कार है, तो आपकी गाड़ी में इंजन नहीं है। आप क्या कर रहे हो, एक बार एक पहिया घुमा रहे हो, दूसरी बार दूसरा पहिया घुमा रहे हो, ऐसा चल रहा है। कभी भी चार पहिए इकट्ठा घूम ही नहीं रहा है। तो आप सोचो ना कि कितना जल्दी जा सकते हो, राइट। ये लाइव एग्जाम्पल है। अगर आप हजलिंग करोगे, एक एक पहिया एक एक बार घुमाने लगोगे, हाथ से, पैर से, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से अगर आपने पहिया घुमाना शुरू किया तो कितना स्ट्रेस आने वाला है। उस स्ट्रेस से आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब फैमिली टाइम तो खराब होगा ही होगा, और बिजनेस भी इतना कोई कमाल नहीं करेगा। तो वहाँ पे आपका स्लो ग्रोथ होगा, बिजनेस का लॉस होना शुरू हो जाता है। कभी ये सोच के देखो कि सर मेरे ना कोर्स भी कर लिया, आपका वीडियोस भी देख लिए, सब कुछ हो गया, मैं दो तीन जगह और भी सीख के आया हूँ, मगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? आप अकेले पड़े हो सब में। एक तो अकेले पड़े हो, दूसरा आधा दिमाग से पड़े हो, कुछ चीज़ें आपको पता भी नहीं है, और शायद आपके मेंटर को भी नहीं पता वो चीज़। तो फिर कहीं पे तो कोई गड़बड़ी तो चल रहा है। कुछ लोग भी बोलते हुए तो मैंने काफ़ी बार सुना हुआ। एक तो हैदराबाद के एक मेंटर हैं, बोलते हैं कि पैकर मार्केट में मिल जाएगा, सप्लायर मार्केट में मिल जाएगा, लॉजिस्टिक वाले मार्केट में मिल जाएंगे। भैया तो मार्केट में सब कुछ है, आपके डुप्लीकेट भी मार्केट में मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले हो यहाँ पे। मगर क्या होता है ना, अगर आपकी पूरी सिस्टम सही से नहीं चल रही है, आपका सप्लायर ढंग से प्राइसिंग देना चाहिए, वो ढूंढने का काम बहुत बड़ा है। काफ़ी बार हम बोलते हैं कि सप्लायर का रिस्क हम लेते ही नहीं है। हम बोलते हैं सर आप अपने प्रोडक्ट और क्वालिटी का संभालो। सप्लायर आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इंडिया मार्ट में या कहीं पे भी ढूंढोगे तो सप्लायर आपको मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा। क्या वो ईमानदार है, हर बार वो सही मटेरियल देगा? उसका क्वालिटी चेक कैसे करोगे? उसके लिए भी सिस्टम बननी चाहिए। अगर यहाँ पे मटेरियल पैक हो रहा है तो उसके सामने एक बंदा खड़ा होना चाहिए क्वांटिटी चेक करने के लिए, फिर उसके बाद टेस्टिंग होनी चाहिए क्वालिटी चेक करने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। अगर सब कुछ मार्केट में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, मार्केट में तो बहुत कुछ मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जैसे 1000 लोग भी मार्केट में मिल ही जाएंगे, तो कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो ये बोल के बिजनेस मोटिवेशन से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं, और काफ़ी क्या है ना कि कन्फ्यूजन बढ़ा देते हैं लोगों में। तो वो चीज़ें काम में नहीं आएगा। तो थोड़ी ढंग से काम करोगे तो बेहतर है आपके लिए। तो इंटरनेशनल बायर्स, अभी देखो भरोसे की एक बड़ी बात आती है। देखो अगर मुझे 10,000 का कोर्स बेचना है, 15,000 की कोर्स बेचनी है, मुझे उतना बड़ा नुकसान नहीं है। अभी लोग उसी हिसाब से ही सारा ट्रेनिंग ले रहे हैं। मगर एक चीज़ आप देखो ना कि अगर एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस के लिए बड़ा ऑर्डर मिल सकता है क्या? अगर आपका टीम नहीं है, आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो, या डायरेक्टली जो इश्यूज आ रहे हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाते हो, तो क्या ही बिजनेस आपके पास आएगा? अभी देखो आज के टाइम में हम लोग काफ़ी कुछ नया पार्टनरशिप भी कर रहे हैं फॉरेक्स मैनेजमेंट के लिए। अभी आपको कोई इंडिया के अकाउंट, मतलब कोई फॉरेन कंपनी में इंडिया में आपके अकाउंट में डालने के पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसी कंट्री का कोई अकाउंट में डालेगा, वो अमाउंट आपको आ जाएगा। तो ये सारे रूटिंग्स, ये सारे नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, वर्चुअल अकाउंट्स है, कहीं आपके फॉरेन कंट्री में आपका अकाउंट खुल चुका है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मगर ये अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको मेंटर को भी नहीं पता, तो आप क्या कर लोगे?
तो अभी मैंने थोड़ी बहुत तो बताया, इसके ऊपर आपको बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी। मगर अगर मुझे ही नहीं पता होता या मैंने खुद कभी उसको ट्राई नहीं किया तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो देखो आज के टाइम पे अगर आप एक इन हाउस टीम कंपेयर करते हो टूवर्ड्स जेबी एक्सपर्ट्स का पूरा फुल फ्लैश सर्विस के लिए, देखो एक सीईओ सीएमओ या जो भी कैटेगरी में है तो 12 से 18 लाख के बीच में तो कोई मिलने वाला नहीं है, उससे कम में तो अच्छे वाले बोल रहा हूँ। अगर तो नाम के लिए लेना है तो इंटर्न वालों को भी 2000 में आप डलवा सकते हो, तो ये वाले तो आपको कम में नहीं मिलेंगे। फिर सेल्स मैनेजर्स भी थोड़े महंगे ही होते हैं। कभी आपने मेरी टीम में या कोई सर्विस के लिए आपने अगर मेरी टीम में कॉल किया है तो आपको पता है कि उनके बोलचाल कैसे हैं, उनके सर्विसेज कैसे हैं, उनकी अप्रोच कैसी है। अगर आपको कोई भी चाहिए होगा तो ऑलमोस्ट वो आपके प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही देंगे, और बाकी आपको जो भी एडिशनल सपोर्ट चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें जो इंक्वायरीज हैं, काफ़ी लोगों को आधा अधूरा चीज़ें पता होता है, आधा अधूरा कहीं पे सुने हुए चीज़ों को लेके आते हैं, तो फिर उसको सही करना, उनको हेल्प करना, ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो अगर वो सेल्स की कंसर्न्स जो है वो सॉल्व नहीं हो पाती है, और जिस भी भाषा में, सिर्फ इंडिया के नंबर नहीं है, अगर इंटरनेशनल से कॉल आती है कोई भी इंटरनेशनल नंबर आउट ऑफ इंडिया वाली, तो वो सारे कॉल्स इंटरनेशनल टीम पे चला जाता है। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज या जिस कंट्री से वो कॉल आ रहा है उसी के ऊपर वो जजमेंट हो जाती है कि कौन सा ये लैंग्वेजेस बोलते हैं। अगर उन्होंने कोई वर्चुअल नंबर ले रखा है या वीवो आईपी है तो फिर वो कन्फ्यूजन है, बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि इंग्लिश प्राइमरी होती है, उसके बाद कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज उनको चाहिए होता है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज की टीम पे वो कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा मेनली यहाँ पे लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स वो सप्लाई मैनेज करना, उनके लिए भी सैलरी है। तो फिर उसके बाद क्वालिटी कंप्लायंसेस, फिर उसके बाद अकाउंट्स एंड एडमिन, फिर डिजिटल मार्केटिंग वाले, फिर ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो ये आपको साल भर का खर्चा ऊपर नीचे तक पड़ जाता है। अगर प्लस हायरिंग, एचआर, ट्रेनिंग, मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे तो आपका करीब करीब खर्चा 1 करोड़ तक पहुंच ही जाएगा। सर मेरा तो पूरा बिजनेस का कैपिटल इतना नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या है ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चरली अगर आप काम करोगे तो, अगर आपको हजलर हो सर मैं तो जो ऑर्डर आया उसको फुलफिल किया बाद में बैठ गया, तो ठीक है। आपको देखो क्या है ना, आपको कंपनी कंपनी के तरीके से चलाना है या कंपनी को आपको गल्ले मतलब दुकान जैसे चलानी है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये किराने वाली दुकान क्या करते हैं, किसी दिन माल लेके आने के लिए जाते हैं, दूसरे दिन वो सारा लिस्ट लिख लेते हैं, उसी दिन सारा मटेरियल रेडी हो गया वो लेके आके उसको लोड करते हैं, फिर उसको बेचना बैठते हैं। एक ही आदमी पूरा दुकान संभाल लेगा। क्या ये इतना आसान है आपके प्रोडक्ट? एक तो इंटरनेशनल बेचना है, टाइम जोन अलग है, लॉजिस्टिक में चैलेंजेस अलग आती है, ये सारी चीज़ें चलता रहेगा, राइट? क्योंकि किराने की दुकान आपको 10-15 लाख में आप चला लोगे अच्छे ढंग से, मगर एक्सपोर्ट बिजनेस इतना कम में प्रॉफिट भी नहीं देगा, और कमा भी कितने लेते हैं तो वो भी तो हिसाब है, राइट? अगर उसका मार्केटिंग नहीं है, अगर आपका मतलब इतना सारा आप हजल करते हो, तो अगर आप अपने प्रॉपरली क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पाते हो तो भी आपका दुकान नहीं चलने वाला। काफ़ी कितने यहाँ पे किराने की दुकान है, ग्रोसरी दुकान है, आज के टाइम पे ठप पड़ रहे हैं क्योंकि होम डिलीवरी तो है नहीं और हमारे पास टाइम नहीं है कि जाके मुझे शॉपिंग करके आए। क्योंकि पहले की दुनिया में क्या होता था कि अगर मेरे पापा मम्मी का टाइम की अगर मैं बोलूँ, दादा दादी का तो छोड़ ही दो, उनका दुनिया ही अलग थी। मगर थोड़ी बहुत अगर हम कंपैरिजन में माँ बाप की दुनिया के कंपेयर करेंगे ना, उनका ज़िंदगी इतना फास्ट नहीं था, उनके पास टाइम था। वो उठ के जाके लेके आने में भी उनको आलस नहीं आती थी, और ना उनको उठ के जाने से लाखों का नुकसान भी होता। हमारे यहाँ पे होता है, अगर आप उठ गए, कोई कॉल आ गया, अगर उसको अटेंड नहीं कर पाए तो काम खराब। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो इसलिए आज के टाइम में एक तो ये है कि सर अगर मैं ढंग से करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन है आपके पास, पूरा अपना इन हाउस रेडी करो और इनको सबको ट्रेनिंग दो। अगर जो रुक गए तो रुक गए। क्या होता है ना, यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट में नॉर्मली हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, मैनेजमेंट को भी देते हैं और उनके सेल्स टीम, डिजिटल टीम, लॉजिस्टिक्स सबको ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या होता है ना, ट्रेनिंग किया उसको तो समझ में आ गया ऐसे कैसे करना है, तो वो निकल गए किसी और की कंपनी या खुद की कंपनी शुरू कर लेता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है आपको हायर करके ट्रेनिंग करवा के, क्योंकि देखो ट्रेन कैसे करोगे कि अगर आपको पता है तो ट्रेन करोगे, अगर आप ही को नहीं पता तभी तो आप उनको ले रहे हो। अभी वो लोग अगर जिनको सीखे हुए लोग हैं उनको तो सैलरी और ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा, अगर ढंग से नहीं हो पा रही तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। सर इतना सरदर्दी नहीं चाहिए, कोई और तरीका, आप जेबी एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो। हमारी पूरी फुल फ्लेज्ड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, जो भी मैंने टीम्स बताया आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे।
विद सिंगल एक्सेस। आपको आपके और हमारे बीच में एक अग्रीमेंट होगा, जो पेमेंट होगा वो आप फी पे कर दोगे, फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। ना यहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना हायरिंग की ज़रूरत है, ना फायरिंग की ज़रूरत है, ना एचआर का सरदर्दी है, ना कंप्लायंसेस, आपको एम्प्लॉय कंप्लायंसेस तो आपको मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़े कॉस्ट और फ्रस्ट्रेशन से आप बच जाओगे। तो इसमें खर्चा क्या हो सकता है? अभी देखो काफ़ी लोगों को ये होता है कि सर आप तो बता रहे हो इतने लाखों में खर्चा होगा, मगर अभी मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा? देखो, खर्चे जो होने हैं वो तो होंगे ही होंगे, भले ही वो हमसे करो या किसी और आपने आप करो या किसी और से करवाओ। अगर आपको प्रॉपरली ये वाला जो सिस्टम है, ये क्योंकि मेरा कंपनी उसी से चल रहा है, जिनके कंपनी के साथ हम लोग करोड़ों में काम करते हैं उनका भी कंपनी उसी सिस्टम से हम चलवा रहे हैं, सारा सब कुछ यही सिस्टम पे, ये भरोसे वाली सिस्टम है। और किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में आप देख लो, ये वाली ही सिस्टम चलती है और ये प्रूवन मॉडल है, राइट? तो अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो प्राइसिंग मॉडल क्या होगी? अभी क्या रोहित के पास इतने पैसे हैं कि वो चैरिटी कर रहा है? नहीं, हम लोग चैरिटी वाले कंपनी है ही नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे सर्विसेज पेड पे होते हैं। एक दो हमारे ऑफर्स हैं जो फ्री में, तो मतलब इनिशियली पेमेंट नहीं है, बट एंड ऑफ द डे कंपनी पैसा कमा ही लेता है वहाँ से। तो क्या है कि अगर आपको सक्सेस बेस्ड प्लान चाहिए, अभी देखो हमें पता है कि अगर हम आपको 3 साल में 3 करोड़ का कमिटमेंट देते हैं, मतलब साल भर का 1 करोड़ के हिसाब से आप मान सकते हो कि यहाँ पे 5 लाख का, जो यहाँ पे 40 लाख आपको साल भर के लिए लगने वाला था, तो वो यहाँ पे 5 लाख लगेगा आपको। फिर उसके ऊपर 5% या उससे ज़्यादा आपको पर कमीशन पर ऑर्डर पे देना पड़ेगा। तो ये दोनों खर्चे आपको ऑन द बेसिस, जब भी हम लोग ऑर्डर कन्वर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये चलता रहेगा। तो 3 करोड़ का गारंटी भी है। अगर कुछ ऐसे तो कभी हुआ नहीं, हमने किसी को रिफंड देने की सिचुएशन आई हुई है, मगर अगर कभी आती भी है तो आपके 100% रिफंड आपको मिल जाएगा। सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, आपका ऑर्डर ही नहीं आया या कोई डील क्लोज नहीं हुआ, वो भी हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। और पूरी पेमेंट एडवांस बेसिस पे होती है, क्योंकि हम लोग बहुत सस्ते में काम करते हैं, तो मिनिमम हम लोग 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अपनी टीम या अपना कुछ इंडिपेंडेंटली हमें कुछ सर पीटना है वो नहीं रहेगा। बस आपको क्या जिम्मेदारी रह जाती है वो है, यहाँ पे आपको ऑपरेशनल भी नहीं रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोक्योरमेंट और क्वालिटी और कंप्लायंसेस मतलब ये जीएसटी भरवाना, वो चीज़ें अगर वो भी हमें दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रोक्योरमेंट जो है ना, ये वाली चीज़ें आपको संभालनी पड़ेगी। माल क्या आ रहा है, सप्लायर कौन रहेगा, किससे क्या प्रोक्योरमेंट होगी, क्या प्राइजेस पे प्रोक्योरमेंट होगा, और उसको कैसे आप पैक करके दोगे। पैकिंग तो हम बता देंगे कि क्या पैकेजिंग चाहिए, क्या उसका सर्टिफिकेशन चाहिए वगैरह, बट एंड ऑफ द डे ये चीज़ें आपको करना होगा, तभी आपका पूरा बिजनेस बन सकता है। अगर ये चीज़ें, अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ बच जाती है आपको, देखो सेल्स यहाँ पे पूरी लीडरशिप स्ट्रैटेजी हम बना देंगे, बिजनेस पूरी डेवलपमेंट सेल्स टीम वो देख लेगा, हमारी पूरी लॉजिस्टिक खुद की है तो वो पूरी ऑपरेशन हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट आपको देखना है। अगर कंप्लायंसेस हमें दे देते हो तो हमारे पास पार्टनर चैनल्स हैं जहाँ पे जीएसटी, आईईसी का कंप्लायंसेस, एफएसएसआई का कंप्लायंसेस, बीआईएस का, कंपनी का कॉर्पोरेशंस या सेक्रेटरी का कंप्लायंसेस, जो भी रिटर्न फाइलिंग है, रेगुलेटरी फाइलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और पूरी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, अग्रीमेंट बनाना, या जो भी कंप्लायंसेस रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होती है वो सारी चीज़ें मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें हमारी रहेगी। पूरी कस्टमर सपोर्ट, जो भी क्लाइंट नए वाले पुराने वाले रुकेंगे, नए वाले आएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अकाउंट्स, इनवॉइसिंग, पेमेंट कलेक्शन, फॉरेक्स मैनेजमेंट, ये सारा हमारा सरदर्द रहेगा। बस आपको कभी कभी जब हम बोलेंगे बैंक के साथ ये बातचीत करनी है तो आप बैंक चले जाइए, तो अगर हमारे टीम ऑलरेडी वहाँ पे है तो फिर वो मैनेज कर लेंगे आपके साथ आके, वरना क्या होगा कि हम आपको गाइड कर देंगे, तो फिर वहाँ जाके आप बैंक का चीज़ें आप अपने एंड पे मैनेज कर सकते हो। फिर डिजिटल मार्केटिंग हम मैनेज करेंगे, टेक हम मैनेज करेंगे, तो ये सारी चीज़ों का खर्चा पड़ने वाला है। तो अभी जेबी एक्सपर्ट्स ऐसा भी नहीं है कि चैरिटेबल एनजीओ है कि किसी को फेवर करता है या कुछ, तो प्रॉपरली एक बिजनेस कंपनी है, तो वो बिजनेस के जैसे ही चलने वाला है। तो मगर हम लोग कम में कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखो क्या है ना, मुझे दिल्ली जानी है, अगर मैं कार से जा रहा हूँ तो मैं अकेले जाने से क्या होता है ना कि खर्चा बढ़ जाता है, तो वो खर्चा यहाँ पे है। अगर मैं कोई इफेक्टिव पार्टनर्स है मेरे, जिनके साथ 4-5 लोगों के साथ मैं इकट्ठा बैठ के, क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगी ना, क्योंकि मैं अकेला चला रहा हूँ, कितना घंटा सोऊंगा, कितना देर उठूंगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। मगर हम 4-5 लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो ये खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो रिसोर्सेज हम लोग डिप्लॉय करते हैं ना, अभी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सेल्स वाले हो गए, ये इतने इफेक्टिव
कॉम्पिटिटिव है कि एक दिन में कम से कम 4-5 क्लाइंट को इकट्ठा ही मैनेज कर सकते हैं। आपके आपके लिए जितना टाइम सूटेबल रहेगा, क्या टाइम रहेगी, आपके बायर्स कितने बजे बोला हुआ है, उस टाइम पे उनको कॉल चला जाएगा, उनसे जो बातचीत जो होनी चाहिए वो हो जाती है। आपके काम में एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर क्या होता है कि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी सैलरी भी ज़्यादा है, उनकी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, उनको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा फ़ोन उठा के बात करने के लिए रेडी रहते हैं। बस आपका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको बता दो, बाकी सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है, और यहाँ पे क्या होता है ना कि पूरा आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सर ये देखो क्या है ना कि ये लोग तो हमारे लिए काम करेंगे, आप किसके लिए काम करोगे? जब भी हमारी कॉल भी जाती है ना, जेबी एक्सपर्ट्स कहीं भी पिक्चर में नहीं आएगा, सारा सब कुछ आप ही के नाम, कंपनी के नाम से ही होगा। तो ये पूरा सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर एक तो है कि कमीशन के साथ करो, अभी कुछ कंपनीज हैं सर हमारी तो ये तो 1 करोड़ 2 करोड़ का हम लोग कमिटमेंट देते हैं हर प्लान में, मगर कम से कम 1 साल का हम लोग कमिटमेंट मांगते हैं। बट क्या है ना कि महीने भर के लिए आप पैसे तो दे रहे हो, महीने के हिसाब से जैसे आप सैलरी देते हो उसी हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे कोई मैंडेटरी हम लोग टर्नओवर का गारंटी नहीं देते, क्योंकि अभी कितना महीने के लिए काम कर रहे हो साथ में, इसका कोई पता नहीं है। मगर अब एक पूरा साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए आप करते हो तो ठीक है, हम लोग रिटर्न कमिटमेंट दे सकते हैं कि आप अगर 12 महीने हमारे साथ काम कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो जो लोग कमीशन के साथ काम नहीं करते हैं उनका बेसिक ये होता है कि उनका एक कंटेनर ही करीब करीब 2-3 करोड़ का होता है। माइनिंग वाले होते हैं, फार्मा वाले होते हैं, कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जो लोग, उनकी इनवॉइस वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है। तो हमारी एक कमिटमेंट अगर मैं 3 साल में 3 करोड़, उनका तो एक ही साल में 3 करोड़ तक पहुंचा देता है, तो उसका कोई हिसाब ही नहीं बैठता। तब वो लोग नॉर्मली क्या होता है ना, उनको परसेंटेज शेयर करने में ना प्रॉब्लम होती है। तो जिनको परसेंटेज शेयर करके काम करना है उनको सस्ते में हो जाएगा, अगर परसेंटेज शेयर नहीं करना है तो पूरा आपका जो कैपिटल है तो वो आपका एक्सपेंडिचर लग जाएगा, जो भी एक शिफ्ट का कॉस्ट है। अगर आप मल्टी शिफ्ट चाहते हो तो मल्टी शिफ्ट का मल्टी शिफ्ट का पैसा लगेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से मार्केट के लिए और क्या चीज़ें आप सर्विस में लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पे सारे सर्विसेज जो मैं बता रहा हूँ ये प्राइजेस अभी फ़िलहाल के लिए है, तो कब क्या प्राइजेस अपडेट होते हैं ये मुझे भी नहीं पता होता है, तो ये अकाउंट्स टीम और मैनेज करती है। तो यहाँ पे देखो कि ये सारे टैक्सेस एक्स्ट्रा रहेंगे, 3 साल की जो भी है वो यहाँ पे रहेगा। दूसरा हमारी कमिटमेंट रहेगी। दूसरा क्या है ना कि यहाँ पे अगर सर 100% हम रिफंड तो दे देंगे, इसका गारंटी है, तो अभी हमारी कुछ भी रेट पे दे सकते हैं क्या? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है? नॉर्मली देखो क्या है ना कि ऑर्डर आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। क्या अभी दुनिया में हम सिर्फ बेचने वाले हैं, मतलब हम ही हैं बेचने वाले, या कोई और भी कॉम्पिटिटर्स हैं? कॉम्पिटिटर्स ऑब्वियसली हैं। तो फिर आपको ये प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, रोहित हो या कोई और हो, अगर मार्केट में 7 रुपए मिल रहा है, अगर आप 12 रुपए में बेचना चाहते हो तो कोई नहीं खरीदेगा। इतना ध्यान में रखिए, हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे ही रहना है। और आपका जो मार्जिन है, अभी काफ़ी लोगों को क्या होता है, अरे रोहित को मुझे 5% देना है, या जेबी वाले 5% लेते हैं। तो अभी क्या है ना कि नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, 100 रुपये में मुझे बेचना था, मैं ना जेबी वालों का ना 5% में इसमें ऐड कर देता हूँ, 105 कर देता हूँ। मगर दुनिया तो 98 पे बेच रहा है, तो आप अभी 105 पे जाओगे तो आपको ऑर्डर मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगी। देखो क्या होता है ना, जब आप बाकी आउटसोर्स रिसोर्स यूज़ करते हो तो हमें भी खर्चे होते हैं, बाकी सारे खर्चे हम, अभी देखो ना ये वाला खर्चा तो हमें भी है, इससे ज़्यादा ही है 1 साल के लिए, राइट? तो इससे ज़्यादा ही हम लोग पे करते हैं। ये जो है ये एवरेज वाले लोगों का है, मल्टी क्लाइंट के लिए ये लोग मैनेज कर भी नहीं पाते हैं। ये तो सिर्फ उतने ही काम करते हैं जो 9 बजे आए 5 बजे निकल गए। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको क्वालिटी चाहिए, ओनरशिप लेके काम करे, तो उनको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो अगर उस कैटेगरी पे, अगर मेरे कंपनी के हिसाब से अगर मैं बोलूं, साल भर में सिर्फ इतना ही डिपार्टमेंट का खर्चा अगर मैं बोलूं तो ये करीब करीब 2 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि 2 करोड़ तक हमारा खर्चा लग रहा है, मगर यहाँ पे 15 लाख में आप कितना महीने का निकाल सकते हैं हम लोग? ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना। मगर बाकी जो भी रहता है वो कमीशन पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है, और उसमें प्रैक्टिकली ये भी देखना है, क्योंकि हम लोग दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आप पे चढ़ेंगे और आप हम पे चढ़ोगे। कोई भी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाव पे नहीं चलेगी। जो भी है, अगर 100% का प्राइस हम लोग पकड़ रहे हैं, इसमें अगर हमारा 10% का प्रॉफिट है, इसी में ही हमारा 5% निकलेगा और आपका भी 5% निकलेगा। अगर 20% प्रॉफिट निकल रहा है, हमारा 5% मिलेगा और 15% आपके यहाँ पे जाएगा। अगर ये जमता है तभी ये इसमें आना चाहिए, वरना क्या है कि मंथली पे ले लो, या खुद अपने टीम खर्चा करके अपना टीम करो,
या ये भी नहीं करना है तो ठीक है, आप अकेले लगे रहो, जब होगा तब होगा। तो क्या है ना कि पैसे खर्चा करके टाइम बचा लो या टाइम खर्चा करके पैसे बचा लो, दोनों के बीच में जो होती है ना कि अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर क्या है ना कि आज के टाइम में मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं और मुझे इतना काम आता नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, सीखते रहो, करते रहो। तो आज से कल बेहतर हो सकता है, इतना उम्मीद पे आप, दुनिया कायम है तो उसी हिसाब से चलते रहिए। बाकी चीज़ें जैसे भी आपको लगे कि ठीक है कर रहा है तो चल रहा है, अगर नहीं हुआ है, कोई कहीं पे छोटी छोटी हेल्प चाहिए तो वो आप कंसल्टेशन के थ्रू भी बुक ले सकते हैं, या सिर्फ वो वाली पीसेस की सर्विसेज भी आप ले सकते हो। सर क्या मुझे ये सारे डिपार्टमेंट आपको देने के लिए इतना ही देना पड़ेगा या इसमें कम में हो सकता है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका वीकनेस डिजिटल पे है तो ठीक है, डिजिटल वाली सर्विस ले लो, उसकी अलग कॉस्ट है। अगर आपको सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स करवानी है, बायर फाइंडिंग, नेगोशिएटिंग, डील क्लोजर्स, अग्रीमेंट, ये करवाना है तो उसके लिए अलग पैकेजेस है, वो ले लीजिए। तो बहुत सारे, अगर लॉजिस्टिक का चाहिए तो लॉजिस्टिक का सर्विसेज अलग मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग से सर्विसेज भी देते हैं, मगर क्यूमुलेटिवली जब आप करते हो तो पूरी कंपनी चलती है। अगर सिर्फ एक ही पहिया घुमाने के लिए आपको लोग चाहिए तो एक ही पहिया घुमाने के लिए जितने लोग चाहिए हम उतना डिप्लॉय कर देंगे, उसमें भी परेशानी नहीं है। बट क्या है कि लोगों का एक माइंडसेट होना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी आपको फुल मॉडल या फुल बिजनेस पार्टनरशिप अगर ऑफर करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जादू करेगा, वो साइंस ही है, लॉजिक ही लगेगी। बट ये ध्यान में रखिए, 100 रुपये का माल 100 रुपये में ही बिकेगा। अगर कभी ऐसा होगा कि 100 रुपये के सामने मुझे किसी को 5% देना है, किसी को 10% देना है, इसका ये मतलब नहीं कि आप परसेंटेज बढ़ाओगे, आप जितना है उसी में ही नेगोशिएट करके वो परसेंटेज पे लॉक करोगे, वरना नहीं हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, आपको कंप्लीट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट मिल जाएगा, कोई आपको ज़्यादा सरदर्दी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी कंप्लायंसेस के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। बिजनेस डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंसेस, क्वालिटी, डिजिटल, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ कवर्ड है। बस आपको क्या है, सोर्सिंग एक प्रॉपरली ढंग से करना चाहिए, बाकी चीज़ें हम लोग आपके लिए मैनेज कर लेंगे। इसी प्लान पे करीब करीब हम ऑलमोस्ट 885 कंपनीज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। महीने भर में हम 4 से 5 नए कॉन्ट्रैक्ट जोड़ते हैं और उसी के हिसाब से टीम की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे सीमलेस एक्सपोर्ट ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो ये प्लान आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, मेनली फोकस करो प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे, और बाकी चीज़ें हम लोग आपके लिए संभाल लेंगे। सिर्फ आपको क्या है कि ढंग से माल ले लिया, ढंग से प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक कर रहे हैं, पैकेजिंग सही हो रहा है, क्वालिटी सही पैकेजिंग हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली प्राइजेस बेस्ट आप दे रहे हो। तो अगर ये हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें हम संभाल लेंगे। अभी क्या है कि ये चीज़ें मुझे और थोड़ा डिटेल में चाहिए या मुझे और चीज़ें पूछना है तो आप एक काम कर सकते हो, ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हो या डायरेक्टली एक कंसल्टेशन मीटिंग भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, डायरेक्टली जो है बात कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो ऑफिस का नंबर यहाँ पे है, ईमेल आईडी यहाँ पे है। अगर कोई और डिटेल्स चाहिए होगा तो जितना मुझे डिटेली ये प्लान के बारे में या कंपनी कैसे चलाना है इसके बारे में मैंने कंप्लीटली क्लियरली बता दिया है। अगर यहाँ पे कोई डाउट आती है या रह जाती है तो फिर आप कम्युनिकेट कर लीजिए, देखेंगे कि क्या हो सकता है, फिर बाकी जैसे आपको ठीक लगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो समझ में आया तो क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, देखो क्या है ना, जेबी एक्सपर्ट्स को तभी कॉल करना जब आपको पेड सर्विस चाहिए। अगर फ्री सर्विस चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल ही यूज़ करना, या थोड़ी बहुत और बाकी सोशल मीडिया जहाँ पे भी हम लोग हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप कॉल करते हो या ईमेल करते हो तो प्लीज़ वो पेड प्लान पे ही रहेगा। मेरी टीम को कभी ये मत बोलना कि सर आप तो जो भी बात करें तो ये पैसे के मामले पे ही है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे उसी के लिए बैठे हुए हैं, राइट। तो वो सर्विसेज आप ले सकते हो, वरना क्या है कि यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, कोई सवाल पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो प्लीज़ पेड कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, मैं आपको मदद कर दूंगा, या बाकी कुछ और है तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन मदद भी आप ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, कोई पेड सर्विस चाहिए तो कॉल करिए। टेक केयर, बाय बाय।